तो खबरनामे की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पुलवामा में 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार किए गए हैं। श्रीनगर पुलिस ने पुलवामा पुलिस और 50 आरआर की मदद से इन लोगों की गिरफ्तारी की है। मिलिटेंट रियाज ने उन्हें एक हफ्ता एक खुफिया ठिकाना कायम करने की हिदायत दी थी। आपको बता दें कि श्रीनगर में नोहेटा के राजौरी कदल में खुफिया ठिकाने बनाने की हिदायत दी गई थी। पुलिस को गिरफ्तार अफराद से पूछताछ के दौरान ये पता चला है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहासरा करके खुफिया ठिकाने का पता लगाया। आपको बता दें, ताहम खुफिया ठिकाना खाली था। घर के मालिक से पूछताछ जारी है। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार किए गए हैं। श्रीनगर पुलिस ने पुलवामा पुलिस और 50 आरआर की मदद से ये गिरफ्तारी की है। आपको बता दें, मिलिटेंट रियाज ने उन्हें एक खुफिया ठिकाना कायम करने की हिदायत दी थी। श्रीनगर में नोहेटा के राजौरी कदल में खुफिया ठिकाना बनाने की हिदायत दी गई थी। इसी मामले की मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज कौल। मनोज कौल, बताइएगा इस मामले में क्या कुछ तहकीकात निकल कर आ रही है, क्योंकि 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार किए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पुलिस का ये कहना है कि 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है उनके बारे में ये इतला मिली थी कि वो श्रीनगर में कुछ जो मिलिटेंसी की कार्रवाइयाँ हैं उसमें मिलिटेंट की मदद करने वाले थे। और पुलिस को जब ये पता चला तो पुलवामा में रेड डाली गई और 2 जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस का कहना है कि उन्हें जो एक एलईटी कमांडर है जिसका नाम रियाज बताया जा रहा है, उसने उनको ये हिदायत दी थी कि वो राजौरी कदल जो एरिया है नौहटा श्रीनगर में, जो पुराना शहर का इलाका है श्रीनगर का, वहाँ एक हाइड आउट बनाने का। और उसके बाद जब ये इंफॉर्मेशन मिली पुलिस को तो वहाँ जो इस एरिया में ये बताया गया था कि हाइड आउट बनाना है, वहाँ पर पुलिस ने रेड डाली और वहाँ एक हाइड आउट देखा गया। और पुलिस का ये कहना है कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया, कोई हथियार या कोई गोला बारूद नहीं मिला है। वहाँ एक हाइड आउट बनाया गया था। और फिलहाल पुलिस जो है इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। क्या आया और कोई लोग हैं कि क्या कोई और जगह भी है जहाँ मिलिटेंट इस तरह की कार्रवाइयाँ करने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल इस केस की तहकीकात चल रही है। और वही मनोज कौल, ये भी बताया गया है कि खुफिया ठिकाना जहां पर था उनके घर के मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जाहिर है कि जिस मकान में ये हाइड आउट बनाया गया था तो वो जो मकान मालिक है उसको भी गिरफ्तार किया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उसे क्या कहा गया था कि वो ये हाइड आउट वहाँ बनवाने में उस पर राजी हो गया। उससे भी पूछताछ चल रही है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और ऐसा लग रहा है कि ये जब छानबीन कंप्लीट हो जाएगी, जब तहकीकात कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ और चीजें जो हैं वो भी सामने निकल कर आएंगी। चलिए, तो और मालूमात क्या कुछ निकल कर आती है इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। मनोज कौल, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उड़ी में फौज ने एक मिलिटेंट को हलाक किया है। दूसरे मिलिटेंट ने खुद सुपुर्दगी की है। एनकाउंटर में फौज ट्रूपर्स 4 जख्मी हो गए हैं। 4 फौज ट्रूपर्स जख्मी हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर से ही ये बड़ी खबर है। उड़ी सेक्टर में फौज ने एक मिलिटेंट को हलाक किया है। आपको बता दें कि हालांकि इन मिलिटेंट्स में से जो दूसरा मिलिटेंट है उसने खुद सुपुर्दगी कर दी है। एनकाउंटर में फौज के 4 ट्रूपर्स जख्मी भी हुए हैं। तो एनकाउंटर में हिंदुस्तानी फौज के 4 ट्रूपर्स जख्मी भी हुए हैं। वहीं एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। हालांकि जो दूसरा मिलिटेंट था उसने खुद सुपुर्दगी कर दी है। तो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जब भी कोई एनकाउंटर होता है तो खुद सुपुर्दगी की भी बात की जाती है। तो इसी मामले में दूसरे मिलिटेंट ने खुद सुपुर्दगी की है। एनकाउंटर में आपको बताते हैं फौज के 4 ट्रूपर्स भी जख्मी हुए हैं।
आगे बढ़ेंगे। दिल्ली तशद्दुद 2020 एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। ये फसाद अचानक बर्पा नहीं हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये तबसरा किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि वीडियो के मुताबिक मुजाहिरीन के तौर तरीकों से मालूम होता है कि हुकूमत के कामकाज को मुतासिर करने के अलावा आम शहरियों के मामूलात पर भी असर डालना था। दिल्ली फसादात के एक मुलजिम की जमानत मुस्तरद करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की मुनज़्ज़म तोड़फोड़ शहर में अमन व अमान को खराब करने की पहले से तयशुदा साजिश की तस्दीक करती है। वाज़ेह हो कि कल दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल के कत्ल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुलजिम मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी थी। वहीं मामले में मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। तो दिल्ली फसाद मामले पर लगातार हाई कोर्ट के जितने भी बयान सामने आ रहे हैं उनसे कई ऐसे मामले निकल कर आ रहे हैं जिसमें पुलिस और कई अन्य अदर चीजों पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ सुशील पांडे जुड़ गए हैं इसी मामले पर। सुशील पांडे, हाई कोर्ट का तबसरा आया है कि दिल्ली फसाद जो था वो सोची समझी साजिश था। आज देखिए, साफ तौर से कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट का ये बड़ा टिप्पणी है। हालांकि ये बड़ी टिप्पणी दिल्ली दंगा से जुड़े एक मामले में है जिसमें मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद सलीम दो आरोपियों की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कल फैसला सुनाया था। हालांकि डिटेल फैसला जो है वो आज अपलोड हुआ है, जिसके बाद ये बड़ी टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट की निकल कर आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए ये कहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगा हुआ था वो एक सोची समझी रणनीति के कारण हुआ था और उस समय जो दंगा हुआ था वो समाज की व्यवस्था को अस्त व्यस्त करना था, सरकार के कामकाज पर नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। ये तमाम प्रकार की फिलहाल टिप्पणी की गई है दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल इसी मामले में जो मोहम्मद इब्राहिम हैं उनकी जमानत अर्जी को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की है। हालांकि कई ऐसे दिल्ली दंगा के मामले ऐसे भी हैं जिसमें दिल्ली पुलिस को लेकर कई बार कोर्ट ने फटकार भी लगाई है और दिल्ली पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाया है। और कई ऐसे भी मामले हैं जिसमें जो राइट्स का मामला सुनवाई कर रहा जमानत को लेकर, जिसमें आरोपियों के द्वारा किस तरह उन्होंने व्यवधान पैदा किया या किस तरह पुलिस को परेशान किया, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल टिप्पणी आती रही है। लेकिन ये टिप्पणी कहीं ना कहीं काफी अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है और ये कहा गया है कि किस तरह दिल्ली दंगा सुनियोजित था और किस तरह लोगों को परेशान करने की कोशिश की गई थी। और इब्राहिम जो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, जिसने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा। बिल्कुल। तो सुशील पांडे, जिस तरीके से ये कोर्ट का तबसरा आया है और कई जो अपोजिशन लीडर्स हैं और क्या सियासी जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बार बार यही कह रहे थे इस मामले को लेकर कि ये सोची समझी साजिश है, ऐसे में जो कोर्ट का तबसरा है उससे जो लोगों को इंसाफ की उम्मीद है वो और कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से कोर्ट जाना ही जाता है इंसाफ के लिए और ऐसे में कोर्ट की जो टिप्पणी है उस टिप्पणी को अगर हम दूसरे के नजीर पर देखें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये एक बड़ा राहत उन तमाम लोगों के लिए भी है जो उम्मीद करते हैं कि देश की अदालतों से उन्हें न्याय मिलेगा। दिल्ली दंगा के कई ऐसे भी आरोपी हैं जो बेवजह सलाखों के पीछे हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिनको अदालत की टिप्पणियों के बाद उनको जमानत मिली है। दिल्ली पुलिस जिस तरह इस मामले की जांच कर रही है, कुछ मामलों में दिल्ली पुलिस की तारीफ भी की गई है कोर्ट की तरफ से, कुछ मामलों में दिल्ली पुलिस को डांट भी लगाई है कोर्ट से। कुछ ऐसे आरोपी हैं जो काफी लंबे समय से कोर्ट में बंद थे और उनको टिप्पणियों के बाद जमानत दिया गया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिल्ली दंगा के मामले में अदालतें जिस प्रकार ट्रायल कर रही हैं और जिस तरह सवाल खड़े कर रही हैं, उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि तमाम जो अफेक्टेड लोग हैं उनको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरी हियरिंग सामने आ रही है, काफी मुस्बत इसके नतायज भी सामने आएंगे। सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। इसी मामले पर कपिल मिश्रा का क्या रिएक्शन है, आइए वो भी सुन लेते हैं। कपिल मिश्रा ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए। पिछले 1.5 साल से हम वही कह रहे थे, ये दंगे, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये दंगे एक सोची समझी साजिश के साथ किए गए हैं
और हम भी यही कह रहे थे कि हथियार इकट्ठे किए गए, बम इकट्ठे किए गए, योजना बनाई गई और सुनियोजित तरीके से दिल्ली को जलाया गया, दिल्ली में लोगों को मारा गया। और अगर उस दिन हम लोग मौजपुर चौक नहीं जाते तो रात में सोते हुए हजारों लोगों के कत्लेआम करने की तैयारी थी। पूरा जमुना पार का इलाका, यमुना विहार, भजनपुरा, करावल नगर, गोकलपुर, ये सारा पूरा घेर लिया गया था। चारों तरफ से लोगों के जाने के रास्ते बंद कर दिए गए थे और इतने हथियार इकट्ठे थे वहां पर। ताहिर हुसैन के घर पे या मुस्तफाबाद के स्कूल पे इतने हथियार इकट्ठे थे कि हजारों लोगों को मार दिया जाता सोते हुए। ये केस कांस्टेबल रतनलाल जी की हत्या का केस है, जिसमें हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है। पहले हथियार इकट्ठे किए गए, सीसीटीवी कैमरे बंद किए गए और सुनियोजित हिंसा की गई, चुन चुनकर लोगों को मारा गया है। आज दिल्ली हाईकोर्ट से जो सच सामने आया है, उसके बाद इस देश के कई बड़े बड़े पत्रकार, तथाकथित पत्रकार, कई राजनेता और ऐसे फर्जी इंटेलेक्चुअल जो इन आतंकवादियों को बचाने के लिए कपिल मिश्रा के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, आज उनको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के दंगों का सच अब सामने आने लगा है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तो एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुंबई से ये बड़ी खबर आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की ने कार्रवाई करते हुए शिवसेना की रुकने पार्लियामान भावना गावली के शौहर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद सईद खान को गिरफ्तार किया गया है। आज अदालत में उनको पेश भी किया जाएगा। तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने कार्रवाई करते हुए शिवसेना के रुकने पार्लियामान भावना गावली के शौहर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद सईद खान को गिरफ्तार किया गया है और आज अदालत में उनको पेश किया जाएगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की लगातार कार्रवाई जारी। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी इस वक्त जुड़ रहे हैं। वसीम अंसारी, अब शिवसेना के रुकने पार्लियामान के शौहर भी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। कि जिस तरह से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, खास करके देखा गया है कि महाराष्ट्र में अब शिवसेना की जो मुश्किलें हैं काफी बढ़ गई हैं। एक साथ 3 जो शिवसेना के बड़े नेता हैं उन पर ईडी की नजरें आ चुकी हैं। अभी कुछ देर पहले अनिल परब जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं वो पहुंचे ईडी कार्यालय। साथ ही एक दिन पहले हमने देखा था कि आनंदराव अडसुल जो शिवसेना के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनके घर पे भी छापेमारी हुई थी और उस दौरान वो हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं लाइफ केयर में। और अब भावना गावली के जो करीबी हैं वो ईडी की रडार पे हैं और लगातार इंक्वायरी भी की जा रही है। और जिस तरह से सईद खान की गिरफ्तारी हुई है, आने वाले दिनों में और भी दिक्कतें बढ़ा सकती है, खास करके शिवसेना के लिए। जिस तरह से जो जांच की टीम है लगातार जो उनके करीबी है, नजदीकी जो सईद खान है, उनसे पूछताछ कर रही थी। करीब 1 महीना पहले भी परिवर्तन ईडी के द्वारा देखा गया था कि यवतमाल और वाशिम जिले में कई तरह की छापेमारी की गई थी। ईडी की ये छापेमारी में 100 करोड़ के स्कैम के आरोप भी लगाए गए थे। वाशिम यवतमाल में की गई छापेमारी में ईडी ने यहाँ से कई कागजात भी जब्त किए थे। तो भावना गावली से संबंधित 5 संस्थाओं के अधिकारियों से पूछताछ भी की गई थी उस दौरान। और जिस तरह से देखा गया, इस कार्रवाई को लेकर भावना गावली ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और राजनीतिक कार्रवाई के तौर पे ईडी पे आरोप लगाए गए थे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने लगातार जो आरोप लगातार करते हुए हैं, ये जो 2006 में बालाजी पार्टिकल बोर्ड सहकारी संस्था के तौर पर शुरू किया गया था, उस दौरान जो गावली के करीबी लोग द्वारा इसे खरीदने का दावा किया गया था। 2011 में जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उस खरीदी में घोटाले का आरोप लगाया था। तो लगातार किरीट सोमैया ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि इसमें लेन देन का मामला साफ तौर पे है और ईडी जिस तरह से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में और भी कई जांच के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन ये फिलहाल
तय माना जा रहा है कि जिस तरह से लगातार कार्रवाइयां की जा रही है, इंक्वायरी की जा रही है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी मुश्किलें भावना गोली के सामने खड़ी हो सकती है। और साथ ही जो ईडी की रडार पे शिवसेना के 2 बड़े नेता और हैं, उनके खिलाफ भी मुश्किलें बढ़ सकती है। जी, वहीं सईद खान को आज अदालत में भी पेश किया जाएगा। और लगातार हो रही गिरफ्तारियों पर वसीम, शिवसेना का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? और क्योंकि और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं कई कारकुनों की। जी जरूर, जिस तरह से देखा गया है कि ईडी की लगातार कार्रवाई हो रही है, इसे लेकर शिवसेना के नेता लगातार इस बात का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। महज सेंट्रल एजेंसीज पे बीजेपी का कहीं ना कहीं प्रभाव, इस तरह के आरोप लगाते हुए आ रहे हैं और उनके इशारे पे इस तरह की कार्रवाई हुई, इस तरह के बयान देते हुए आ रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले जब अनिल परब, जो महाराष्ट्र के एक बड़े नेता है शिवसेना के, साथ ही यहाँ के जो परिवहन मंत्री हैं वो हैं, अब उन्हें ईडी के 2 बार सम्मन दिए गए थे। आज वो दूसरी बार सम्मन भेजा गया और वो ईडी कार्रवाई के लिए पहुंचे भी, उनके कार्यालय पहुंच चुके हैं। और उन्होंने इस बात का कहीं ना कहीं खुलासा करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की है कि उन्होंने अब तक किसी भी तरह की कोई लेन देन नहीं किया है। ये आरोप, महज सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। किस मामले में यहाँ तक ईडी ने सम्मन भेजा, उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ईडी के सामने पेश होने जा रहा हूँ और अपनी जो बातें हैं, भूमिका वो रखने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही जिस तरह से आनंद राव अडसुल, जो एक बड़े नेता खास करके माने जाते हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, कई पीढ़ियों से वो शिवसेना के साथ जुड़े रहे, कद्दावर नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर को लेकर लगातार आरोप लगते रहे और ईडी की जब छापेमारी हुई, उस दौरान हमने देखा कि उनके घर में सुबह 8 बजे ये छापेमारी शुरू हुई और 8:30 बजे तक जब देखा गया कि बहुत सारी परिस्थिति साफ होती नजर आई, तो वो बीमार होते नजर आए। उनकी बीमारी को देखते हुए तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार शिवसेना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब शिवसेना की ही कारकुन के करीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ के बाद सईद खान को गिरफ्तार किया गया है और आज अदालत में उनको पेश किया जाएगा। वसीम अंसारी, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो एक और बड़ी खबर मुंबई से आपको बता दें, अनिल परब ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। तो जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे भी लगातार इस पर तफसील बता रहे थे, अनिल परब ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अनिल परब ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी एक और गिरफ्तारी अमल में आई है। सईद खान को गिरफ्तार किया गया है, जिनको अदालत में पेश किया जाना है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अनिल परब ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। तो लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की कार्रवाई जारी है। हालांकि अनिल परब ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ही अनिल परब को ईडी के दफ्तर वो पहुंच चुके हैं। ईडी के दफ्तर उन्हें पहुंचना था और वो ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। अब उनसे इस मामले में क्या कुछ पूछताछ की जाती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे। आज उत्तर प्रदेश में 1,23,000 आंगनवाड़ी खवातीन को सीएम योगी की जानिब से स्मार्टफोन तकसीम किया जाएगा। इसके अलावा इन्फेटोमीटर भी तकसीम किया जाएगा। लखनऊ में मुनक्किद होने वाले एक प्रोग्राम के दौरान सीएम योगी खुद आंगनवाड़ी खवातीन में ये चीजें तकसीम करेंगे। यूपी में आंगनवाड़ी खवातीन में स्मार्टफोन देने का मकसद उनसे बेहतर तरीके से काम लेना और रियासत में बच्चों की सेहत और तालीम के हवाले से सही कदम उठाना है। वाज़ेह रहे कि 1,89,000 आंगनवाड़ी मराकज़ पर यूपी में चलाए जा रहे हैं। साबिक बीजेपी लीडर व साबिक प्रोटम रामेश्वर शर्मा ने अपने मुतनाज़ा बयान से मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि अकबर और जोधा के दरमियान कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि इक़्तिदार की ख्वाहिश की तकमील के लिए जोधा अकबर को दी गई थी। समाज के ऐसे लोग जो इक़्तिदार में बने रहने के लिए मजहब और समाज को बदनाम करते हैं, उन्हें ना सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है बल्कि उनसे होशियार भी रहने की ज़रूरत है। वहीं कांग्रेस ने रामेश्वर शर्मा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे समाज में मुनाफरत फैलाने की से ताबीर किया है। जोधाबाई से रिश्ता किसने किया? कोई आई लव यू नहीं था।
जोधाबाई और अकबर में क्या था? था लव था, मोहब्बत थी, कॉलेज में साथ पढ़े थे, कहीं मिले थे, कॉफी हाउस में, जिम में। जब लोग सत्ता के लोभी हो जाएं और सत्ता को चाहने के लिए बेटी को दांव पर लगा दे, ऐसे लुटेरों से भी सावधान रहो जो तुम्हारे हैं पर धर्म को धोखा दे सकते हैं। कानेहामा मागाम में नूरुल हुदा नामी सरकारी फलाही तंजीम ने यतीम और मिस्कीन लड़कियों में शादी ब्याह के लिए मुख्तलिफ साजो सामान के किट्स फराहम किए। इस मौके पर काफ़ी तादाद में यतीम और गरीब लड़कियों ने शिरकत करके अपनी शादी ब्याह के लिए साजो सामान हासिल किया। मुनक्किदा तकरीब में मशहूर सियासी व समाजी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद शफी और इदारे की दीगर शख्सियात ने इन यतीम लड़कियों में ये किट्स तकसीम किए। मुंतजमीन का कहना है कि आज के मुआशरे में शादी ब्याह को काफ़ी सख्त बना दिया गया है, जिसमें यतीम और गरीब लड़कियों की शादी दुश्वार गुजार बन जाती है। इस सिलसिले में मुतालिका इदारे ने ऐसी लड़कियों की शादी ब्याह का इंतजाम करने का बेड़ा उठाया। सबों में ये जज्बा पैदा हो ताकि हमारे समाज में जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बेटियां हैं, बहुत है ऐसे बड़ी तादाद है कि जिनके वालिदैन नहीं है या वालिदैन है लेकिन गुर्बत में है, वो अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबों को तौफीक दे और जो इनका मिशन है ये मिशन कामयाब रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।